हेलो दोस्तों, आज हम पिछले जो वीडियो संसद हमने पढ़ ली थी, संसद हमारी पूरी हो गई थी। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति पद के बारे में, तो राष्ट्रपति के पद से बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति पद से पहले कि आप सबको पता है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी अपनाई गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और ये संसदात्मक शासन व्यवस्था, शासन के दो रूप होते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था एक होती है आपके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो भारत में कौन सी अपनाई गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें लोकसभा व जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट संबंध होता है। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में क्या होता है? निकटतम संबंध होता है। वो क्या कहलाती है? संसदात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? एक ही कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में नाममात्र कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है? एक ही प्रकार की कार्यपालिका होती है, ना तो नाममात्र की होती है, ना कोई वास्तविक होती है, एक ही कार्यपालिका होती है। जबकि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है? कार्यपालिका के दो रूप होते हैं। एक तो होती है नाममात्र की, एक होती है आपकी वास्तविक। वास्तविक में आपके प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री। और जो नाममात्र की होती है उसमें कौन सा आता है? आपका राष्ट्रपति आता है। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति पद के बारे में देखते हैं कि क्या क्या उल्लेख है। भारतीय राष्ट्रपति का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार देखो क्वेश्चन ट्रेंड हो गए, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है। एक तरफ आपको पद दे देंगे, दूसरी तरफ आपको अनुच्छेद दे देंगे कि इसको मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करना है, आपको दे दिया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, एक तरफ अनुच्छेद दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति का उल्लेख आपके अनुच्छेद 53 में है, 63 में है। जबकि प्रधानमंत्री का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 74 में। किसका उल्लेख है? प्रधानमंत्री का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट में, प्रधानमंत्री का उल्लेख। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख कि प्रधानमंत्री शब्द पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है? अनुच्छेद 74 में है। और राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 52 में। इसमें 11 जोड़ो 63 आएगा। उपराष्ट्रपति में 11 जोड़ दो प्रधानमंत्री, तो 11 का रिश्ते जोड़ोगे तो आप क्या उसको याद कर सकते हो कि राष्ट्रपति क्या है? 52। राष्ट्रपति क्या है? 52 राष्ट्रपति। और इस प्रकार राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 52 में है। इसमें 11 जोड़ो 63, इसमें 11 जोड़ो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो, अब राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में लिखा गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है? योग्यताएं, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। पहला तो होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, साफ साफ लिखा गया अनुच्छेद योग्यताओं में कि भारत राष्ट्रपति है का पद के लिए क्या हो? भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें ये लिखा गया भारत का नागरिक। आप गाइड पढ़ोगे उसमें लिखा है मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसी शब्दावली का प्रयोग अपने संविधान में नहीं किया गया है। वहाँ साफ साफ लिखा गया भारत का नागरिक होना चाहिए, ना ये लिखा है मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये लिखा गया भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है इसकी, क्या आती है? न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होगी? 35 वर्ष होगी। ध्यान रखना, न्यूनतम आयु का उल्लेख है, अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख है? न्यूनतम आयु का। आपको ऐसा मिल जाएगा ऑप्शन में कि
भारत के राष्ट्रपति के पद के रूप में आयु से संबंधित न्यूनतम आयु 35 वर्ष व अधिकतम आयु 65 वर्ष, तो ऐसा उल्लेख नहीं है। अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। न्यूनतम आयु दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 35 वर्ष दे रखी है। ठीक है, अगला देखो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। सदस्य बनने की योग्यताएं। तीसरा क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी योग्यता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है, न कि ऐसा लिखा गया है लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ये नहीं लिखा गया है। इतना लिखा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। देखो इतने बड़े पद, क्या हम योग्यताओं की बात कर रहे हैं। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति पद के लिए दिवालिया, पागल के रूप में ऐसा शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो, ऐसे शब्दों का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। इसमें ही लिखा गया है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं होनी चाहिए। चौथी जो अब योग्यताएं हम बात कर रहे हैं, लाभ का पद, कि किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लाभ का पद। लाभ का पद क्या होता है साहब? लाभ का पद वह पद होता है जिस पद पर रहते हुए सरकार से किसी प्रकार, सरकार से क्या लेता हो? वेतन लेता हो या अन्य सुख सुविधाएं का प्रयोग करता हो, वो क्या आते हैं? लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। या ऐसे पद जिस पर रहते हुए, जिस पर पद पर काम कर रहे हैं और जैसे स्कॉलरशिप आवंटन है, भूमि आवंटन है, चाहे उसको सरकार से कोई पद लाभ नहीं मिलता हुआ है, सरकार से कोई राशि नहीं मिल रही हो, फिर भी यदि वह ऐसे पदों पर सुशोभित है जिससे स्कॉलरशिप आवंटन है या अन्य जो पद हैं उस पर हो, तो वो किस अंतर्गत आएंगे? लाभ के पद पर आएंगे। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो लाभ का पद क्या है? अनुच्छेद 58 में इसके बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 58 में क्या कहा गया है साहब? अनुच्छेद 58 की परिभाषा समझो आप। अनुच्छेद 58 में कहा है कि कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। वैसे संविधान में लाभ के पद की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परंतु इस अनुच्छेद 58 में कहा है कौन कौन से पद हैं वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्री पद। ये किसके अंतर्गत? मंत्री हैं, वो मंत्री किसके अंतर्गत नहीं आते? लोग इसके लाभ के पद पे नहीं आते। यानी वो राष्ट्रपति पद है वो लाभ का पद नहीं आएगा, उपराष्ट्रपति है वो लाभ का पद नहीं आएगा, राज्यपाल है वो लाभ का पद पर नहीं आएगा, और मंत्री पद हैं वो भी किस पे नहीं आएंगे? मंत्री है चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, वो भी किसके अंतर्गत नहीं आएंगे? लाभ के पद के अंतर्गत नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि मंत्री पद पर है तो मंत्री पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में वो खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, जैसे आपको पता है वर्तमान के जो अपने राष्ट्रपति हैं रामनाथ जी कोविंद, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। किसके थे? बिहार के राज्यपाल थे। वो किसके थे? बिहार के राज्यपाल थे। जो वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, वो रामनाथ जी किसके थे? बिहार के राज्यपाल थे। और उसने बिहार के राज्यपाल से जो पद से इस्तीफा देने के बाद में वो चुनाव लड़े थे। हाँ, यदि वो चाहते तो बिना इस्तीफा दिए भी चुनाव लड़ सकते थे और बाद में जीतने के पश्चात वो उस पद को छोड़ना पड़ता है। यानी पहले वो चुनाव लड़ सकते थे या राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में वो भागीदारी ले सकते हैं। जैसे आपके प्रणब मुखर्जी हैं। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बनने थे उससे पहले वह क्या थे? मंत्री। प्रणब मुखर्जी है, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्री। तो उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, त्यागपत्र देने के बाद में लड़े थे। हालांकि वो त्यागपत्र दिए बगैर भी चुनाव लड़ सकते थे या राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ सकते थे। तो ऐसा उल्लेख इसमें अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व मंत्री हैं वो किसके अंतर्गत नहीं आते? लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
आगे देखते हैं राष्ट्रपति पद की जो निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेते हैं। तो अगला आता है अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54। अनुच्छेद 54 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेने वाले सदस्यों का जो मंडल होता है उसको क्या बोलते हैं, निर्वाचन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वाचन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वाचन मंडल बोलते हैं। और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, देखो इसमें संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, निर्वाचित सदस्य निर्वाचित सदस्य जैसे लोकसभा में कितने सदस्य 545 है और इसके कितने हैं 245। इसमें समस्त निर्वाचित सदस्य ही, इसके में क्या होगा, कौन भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। सिर्फ कौन से सदस्य भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये ध्यान रखना। यदि आप ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे RS व IS है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि लोकसभा व संसद के मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते, निर्वाचित सदस्य ही क्यों लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें भाग क्यों नहीं लेते। तो इसको ध्यान से सुनना कि जो लोग राष्ट्रपति जिनका मनोनयन करता है वो इन 12 + 14 सदस्यों का जो मनोनीत करता है वो मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसलिए हितों के टकराव होने के कारण वो क्या नहीं लेते, सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। लोकसभा में आंग्ल भारतीय मनोनीत करते हैं वो सदस्य भाग नहीं लेते। ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि आंग्ल भारतीय सदस्य भाग नहीं लेते या एंग्लो इंडियन भाग नहीं लेते। एंग्लो इंडियन यदि लोकसभा चुनकर के आएंगे या राज्यसभा चुनकर के आएंगे तो वो भाग लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, भाग लेंगे, परंतु राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय भाग नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे अभी जो चुनकर के आए थे डेरेन ओब्रायन, पश्चिम बंगाल के एकमात्र सदस्य चुनकर के आए थे डेरेन ओब्रायन ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि वो किससे चुनकर के, पश्चिम बंगाल के राज्यसभा से चुनकर के आए थे, राज्यसभा से चुनकर के आए थे, इन्होंने भाग लिया था। ये पहले आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। वो कहाँ से चुनकर के आए थे, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, और किससे, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक है, ये सदस्य इसने भाग लिया था। तो ये बातें हैं कि कौन कौन से, तो लोकसभा के समस्त सदस्य प्लस 28 राज्यों की, इसके साथ क्या, 28 राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इन विधानसभाओं में एक सदस्य जो मनोनीत होता है वो भाग नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और राज्यपाल किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति के। तो एक बार फिर से हितों के टकराव होने के कारण विधानसभाओं में जो एक सदस्य आंग्ल भारतीय मनोनीत होता है वो सदस्य भाग नहीं लेता। 28 विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो इसमें भाग लेते हैं। प्लस इसमें और कौन भाग लेते हैं, आपका एक संविधान संशोधन हुआ था, 17वां संविधान संशोधन 1992। इस 17वें संविधान संशोधन के तहत जो आपके दिल्ली व पुडुचेरी के सदस्य क्या लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली व पुडुचेरी, कौन से संविधान, 17वां संविधान संशोधन हुआ था, उस 17वें संविधान संशोधन के तहत ये क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे। क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो ये सदस्य इसमें भाग लेंगे। कौन कौन से सदस्य लेंगे, एक तो इसमें आपके संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य, ठीक है, 28 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
और दिल्ली व पुडुचेरी के सदस्य भाग लेंगे। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत वो क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप ध्यान रखना, इसमें विधान सभाओं के सदस्य भाग लेंगे, विधान परिषदों के नहीं लेंगे, क्योंकि 28 राज्यों में से 7 राज्यों में क्या है, विधान परिषद हैं, सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, भाग लेंगे। तो कौन कौन सदस्य लेंगे, तो दोबारा से देख लो कौन कौन सदस्य लेंगे। इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन आया हुआ अभी यही, संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के 28 राज्य, कौन से 28 राज्य हैं, 28 राज्य विधानसभाओं के लेजिस्लेटिव, 28 विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली व पुडुचेरी के सदस्य क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि राष्ट्रपति समझ लो कौन सा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। तो संसद के समस्त निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित, दिल्ली व पुडुचेरी के जो सदस्य आएंगे निर्वाचित, वो सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं इसके चुनाव पद्धति क्या है। राष्ट्रपति पद के चुनाव पद्धति है, चुनाव पद्धति क्या है, तो निर्वाचन पद्धति अनुच्छेद 55 निर्वाचन पद्धति, तो निर्वाचन पद्धति होती है भारत में तो 2 प्रकार की निर्वाचन पद्धति, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसको किस प्रकार चुना जाता है, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिसमें भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कहलाता है। और ये पद्धति कौन सी है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति है। इस एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति जो गुप्त है, क्या है, गुप्त पद्धति है। इससे क्या होता है, इसका निर्वाचन होता है। क्योंकि कौन सी पद्धति के द्वारा निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत गुप्त पद्धति से इसका चुनाव होता है। इसका मतलब क्या है कि अनुपात में जो क्या देंगे, वो वोट देंगे, निश्चित अनुपात में जिसको वोट मिलना चाहिए। इसमें क्या होगा, जो विजेता है, जो उम्मीदवार जीतने वाला है, उसको निश्चित अनुपात में मत मिलने चाहिए, निश्चित अनुपात में उसको मत मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा मत है वो विजय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें निश्चित अनुपात होता है, उस निश्चित अनुपात जो उम्मीदवार मतों को प्राप्त करेगा वो ही विजेता होगा। संकर यदि किसी को नहीं हुआ, निश्चित अनुपात में जिसे मत नहीं मिले, तो उसके वोट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। इसलिए एकल संक्रमणीय स्थानांतरित आनुपातिक पद्धति भी इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं किस प्रकार से। दूसरी अपनी जो पद्धति होती है वो क्या होती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी अग्रता ही विजेता, जिसमें अग्रता विजेता, इसमें सबसे जो वोट प्राप्त करता है, सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वो क्या होता है, विजेता होता है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें निश्चित, जैसे 1000 व्यक्ति वोट दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, 1000 व्यक्ति वोट दे रहे हैं, ए है, बी, सी और डी, इसको मिले 100 वोट, इसको 200, इसको 300 और इसको 400 वोट मिले। ठीक है, अब देखो कौन सा विजयी होगा। वैसे देखें तो अग्रता है, जो सबसे ज़्यादा वोट मिले तो वो क्या होगा, ये वोट उम्मीदवार विजेता होगा। परंतु इसमें क्या कहा कि निश्चित अनुपात, निश्चित अनुपात का मतलब क्या है, 50% प्लस 1 वोट जिसको मिलेगा,
50% यानी कि 501 वोट जिसके मत जिसको आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, विजय होगा। अब इनमें से कोई विजय नहीं हुआ, तो विजय नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अब इसके वोट क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। अब मान लो मैंने वोट दिया, एक पर्चा निकालेंगे, एक उम्मीदवार का पर्चा निकाला और इसमें मैंने कहा वरीयता क्रम में वोट दिए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें वरीयता क्रम में प्रेफरेंस में वोट देते हैं। मैंने सोचा कि मेरे अकॉर्डिंग ये वोट, मैंने पहला वोट किसको दिया, ए को दिया कि ये जीतना चाहिए। ये नहीं जीतते तो कौन सा जीतना चाहिए, डी जीतना चाहिए। अगर डी नहीं जीते तो दूसरे वरीयता क्रम में कौन सा है, सी, और बाद में कौन सा है, बी। इस क्रम में मैंने वोट दिए। तो ये पहला वाला तो हार गए, सबसे कम वोट मिले। तो अब इसका पर्चा निकाला, इसमें मैंने कहा पहला ये जीतना चाहिए, ये नहीं जीता, तो बाद में क्या, कौन सा जीतेगा, मेरे वोट किसको ट्रांसफ़र होंगे, डी को हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो गया, 400 + 1 हो गया। तो इस प्रकार से इसको पर्चा निकाला जाएगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यदि किसी भी उम्मीदवार को 501 मत मिलेगा वो क्या हो जाएगा, विजयी होगा। ठीक है, क्या होगा, विजय होगा। इसको बोलते हैं द्वितीय मतगणना। क्या साहब द्वितीय मतगणना हुई है? हाँ, एक बार द्वितीय मतगणना हुई है। एक बार द्वितीय, जो वीवी गिरी थे, वीवी गिरी के समय द्वितीय मतगणना हुई थी। एक बार द्वितीय मतगणना हुई, किसके समय हुई थी, वीवी गिरी के समय। देखो द्वितीय का साइन ये होता है 2 और वीवी क्या है, 2। तो द्वितीय मतगणना किसके समय हुई थी, वीवी गिरी के समय हुई थी। तो ये क्या होती है, द्वितीय मतगणना इस प्रकार से वोट देते हैं। वरीयता क्रम है कि पहले इसको, बाद में इसको, बाद में इसको और बाद में इसको। तो इस प्रकार से इससे निर्वाचन पद्धति को, इस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये तो हो गई इसकी निर्वाचन पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब आगे देखते हैं कि एक सदस्य का निर्वाचन मत किस प्रकार से होता है, एक विधायक का मत किस प्रकार से होता है। तो देखो, मत मूल्य निकालने, एक विधायक का मत निकालना है। एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार से मत मूल्य निकाला जाता है। एक विधायक का यदि मत मूल्य निकालना आप, तो जिस विधानसभा के निकालें उस विधानसभा की कुल जनसंख्या बटा कुल विधायकों की संख्या, विधायक जो भी विधायक है कुल विधायकों की जनसंख्या गुणा 1/1000। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। जैसे किसी भी विधानसभा, जैसे राजस्थान की विधानसभा की जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा कुल विधायक कितनी है, 200 गुणा 1/1000। ठीक है, तो इस प्रकार अब यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जनगणना कौन सा, किस जनगणना को आधार माना गया। तो 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। किसको माना गया है, 1971 की जनगणना को इसका आधार माना गया है। और ये आधार कब तक माना गया है, 2026 तक माना गया है। कब तक माना गया है, 2026 तक माना गया है। 1971 की जनगणना का आधार माना, क्यों माना गया, क्योंकि 1971 की जनगणना का दौर, 1971 का दौर वह दौर था जिसमें अपने उत्तरी भारत व दक्षिणी भारत के मध्य जनसंख्या का अंतराल बढ़ता जा रहा था। उत्तरी भारत की जनसंख्या बढ़ोतरी कर रही थी, जबकि दक्षिणी भारत की जनसंख्या क्या हो रही थी, कम वृद्धि दर थी, वृद्धि दर बहुत उसकी कम हो रही थी। तो इसको आधार मानते हुए 1971 की जनगणना को आधार माना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक तो भाई दक्षिण भारत के लोग हैं वो जनसंख्या दर को कम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, दूसरी ओर जिसकी ज़्यादा होगी तो उसका क्या आएगा, उस विधायक का मत मूल्य ज़्यादा आएगा। तो एक तो ये जनसंख्या को कम कर रहे हैं, जबकि यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम एक तो जनसंख्या को कम कर रहे हैं और तब हमारे मत मूल्य गिर रहा है, और एक उत्तरी भारत जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए या इस मतभेद को दूर करने के लिए 1971 की जनगणना, क्योंकि हम उत्तरी भारत के पीठ थपथपाना नहीं चाहते थे कि हाँ लगे रहो आप, ऐसे जिस गति से चल रहे हो उसी गति से चलते रहो। यदि ऐसा होता तो जनसंख्या बढ़ोतरी और गति से होती, क्योंकि अपने हितों को साधने के लिए जनसंख्या को वृद्धि में ये अपना सहयोग देते। इसलिए हमने क्या माना, 1971 की जनगणना को आधार माना है। क्यों, क्योंकि दक्षिण भारत की जनसंख्या कम हो रही थी, तो उनके विधायकों का मत मूल्य कम था। किसकी तुलना, उत्तरी भारत, क्योंकि उत्तरी भारत तो वैसे ही
जनसंख्या वृद्धि में माहिर है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तरी भारत में है, और क्योंकि इनके एक ही काम था जनसंख्या वृद्धि करना, और काम तो थे नहीं। तो उत्तरी भारत के लोगों की जनसंख्या क्या हो रही थी, कम वृद्धि हो रही थी। इसको रोकने के लिए उत्तरी भारत, तो इनके मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए कौन सी 1931 की जनगणना को क्या माना गया था, आधार माना गया था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो कौन सी जनगणना का आधार माना 1931, कब तक रहेगी, 2026 तक यही जनसंख्या रहेगी। ठीक है, इसके बाद में चेंज हो सकता है। ये तो आ गया कि विधायक का मत मूल्य, इसके आधार पर हमारे जो राजस्थान का विधायक मूल्य कितना है, 229 है। कितना है, 229 है। अपने कितना है, सॉरी 129 कितने हैं, 129, सॉरी मैंने 229 बोल दिया गलती से। तो कितना है, 129 है। कितना है, 129 इसका क्या है, विधायक का मत मूल्य किसका, अपने राजस्थान का। तो इस प्रकार से अलग अलग होगा। क्या है, सभी विधानसभा के विधायकों का मत मूल्य एक समान होगा, नहीं, एक समान नहीं होगा। जिनकी जो विधान, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहीं कुल विधायकों की संख्या क्या है, कम है, तो कहीं क्या है, ज़्यादा है, और कहीं विधानसभा है, उन विधानसभाओं की जनसंख्या, जो विधानसभा उनकी जनसंख्या, कई विधानसभाओं की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या नहीं होगा, सभी विधानसभाओं का मत एक समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। और 1971 की जनगणना के आधार पर क्या किया गया है, इसको फिक्स किया गया, 2026 तक किया गया। ठीक है, ये तो था एक विधायक का मत मूल्य निकालना। अब दूसरा है एक सांसद का मत मूल्य। तो सांसद का मत किस प्रकार से निकलेगा कि समस्त विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य, समस्त विधानसभाओं के विधायकों का, यानी समस्त विधायकों, जो विधानसभा के विधायक हैं, तो उन टोटल उनका बट्टा जो संसद के सदस्य हैं गुणा। तो ये इस प्रकार से किसका आ जाएगा, एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। किसका आ जाएगा, एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। संसद के कुल से 776 कितने हैं, 776। तो इस प्रकार से कितने आ गए, तो एक सांसद का मत मूल्य कितना आएगा, 708 आएगा। कितना आएगा, 708 आएगा। एक सांसद का मूल्य कितना आएगा, जैसे समस्त विधायकों का मत मूल्य राजस्थान का कितना है, 129 है, और जैसे पंजाब हरियाणा सबको जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दें, उनको जोड़ करके भाग किसका देना है, इसका गुणा 1/1000। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे, एक सांसद का मत मूल्य आएगा, और सांसद का मत मूल्य कितना आएगा, 708 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ से एक है, ये भी है कि कौन उम्मीदवार होगा, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा। इसके लिए एक प्रावधान और किया गया है कि चाहे जो इस उम्मीदवार, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अपना आवेदन न करें, इसके लिए क्या किया गया है कि प्रस्तावक व अनुमोदक, इसके लिए क्या किया गया है कि भाई 50 प्रस्तावक होंगे और 50 ही क्या होंगे, अनुमोदक होंगे। यानी कि जो व्यक्ति उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है या राष्ट्रपति उम्मीदवार है, उनके पक्ष में 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। ये 50 प्रस्तावक, इन 50 प्रस्तावक से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। कहने वाले टोटल कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, टोटल 100 होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, टोटल कितने होने चाहिए, 100 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, टोटल 100 होने चाहिए। दूसरी बात ये नहीं कि ये किसी और के नहीं होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। यानी कि एक उम्मीदवार को वोट दिया, 2 उम्मीदवार खड़े हो, एक तो ए हुआ है और एक बी है, 2 उम्मीदवार हैं, ये 50 है, इसको भी वोट दे देंगे, इसको भी। ऐसा नहीं होगा, ये 50 इसी को वोट देंगे, दूसरे को वोट नहीं देंगे। ये किसी और के नहीं होने चाहिए, कहने मतलब किसी और का नहीं होना चाहिए, एक के फिक्स होने चाहिए, किसी और के नहीं होने चाहिए। तो ये हैं आपके 50 प्रस्तावक। तो इस प्रकार से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अगली बात देखो क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या अगली, अनुच्छेद 71 में एक बात कही गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनुच्छेद 71 में एक बात कही गई है, आर्टिकल अनुच्छेद 71 में कही गई है, यदि कोई एक विधायक या एक विधानसभा समाप्त हो जाए, या विधायक की जो सदस्यता भंग हो जाए, या विधानसभा भंग हो जाए, या कई राज्यों की विधानसभा भंग हो जाए, या समस्त राज्यों की विधानसभा भंग हो जाए, ऐसी स्थिति में
क्या नहीं होंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं रुकेगा, चाहे लोकसभा भंग हो जाए, चाहे समस्त विधानसभाएं भंग हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं रुकेगा। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो अपना एक सदन है राज्यसभा, जो क्या है स्थायी सदन है, तो राज्यसभा के सदस्य क्या कर लेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कर लेंगे। ठीक है, ये बात भी जाना। अनुच्छेद आर्टिकल 71 क्या होता है कि यदि एक विधायक की सदस्यता भंग हो जाने पर या एक विधानसभा या एक से अधिक विधानसभा या समस्त विधानसभाएं भंग हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा, चाहे समस्त विधानसभा या लोकसभा भंग हो जाए तब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। क्योंकि एक हमारा एक सदन है राज्यसभा, जो क्या है स्थायी सदन है, वो उनका क्या कर लेंगे, निर्वाचन कर लेंगे, उनके सदस्य का निर्वाचन कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट, जो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है वो चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव है निर्वाचन आयोग करवाता है। परंतु यदि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हो जाए, क्या हो जाए, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई गड़बड़ हो जाए या उसके सही ढंग से नहीं हुआ तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। उसका यदि किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए राष्ट्रपति चुनाव में, तो उसकी सुनवाई कौन के कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। और इसकी जो याचिका दर्ज होगी वो 30 दिन के भीतर होगी। कितने दिन के भीतर होगी, 30 दिन के भीतर इसकी क्या होगी, याचिका दर्ज करवाई जाएगी। यूँ कहें 1 महीने के भीतर क्या हो जाएगी, इसकी याचिका दर्ज करवाई जाएगी। आगे देखो, इसमें आगे कहा गया कि ये याचिका आप और हम लोग नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम सब उठाए कि भैया हाँ राष्ट्रपति का चुनाव है, इसमें कोई गड़बड़ी हुई है, इसको सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं होगा। इसकी निर्वाचन या तो राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वो इसकी याचिका दर्ज करवाएगा, या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं वो इनकी याचिका दर्ज करवाएगा। और जो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदस्य भाग लेते हैं वो सदस्य कितने होने चाहिए, कम से कम 20 सदस्य याचिका दर्ज करवाएंगे तो उसकी सुनवाई होगी। ठीक है, ये बात थी इतनी। दूसरी बात क्या है इसमें, एक बात और है कि राष्ट्रपति के लिए जो एक जमानत राशि होती है 15,000 की जमानत राशि जब्त होती है। और वो कहाँ होती, कहाँ जाती है, क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे की ये जमानत राशि कहाँ जाती है, RBI में जाती है। कहाँ जाती है, RBI में जाती है। चाहे आप चेक के द्वारा दो, चाहे आप नगद भुगतान करो या कहीं किसी और प्रकार से करो, ये 15,000 की जमानत राशि दी जाती है। ठीक, आगे और क्या है इसमें बारे में, निर्वाचन होता है। आगे आते हैं आपके इसके जो निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयोग है उसका जो अध्यक्ष होता है, या यूँ कहें इनका जो कर्मचारी होता है या इनका जो अधिकारी होता है, निर्वाचन आयोग का अधिकारी होता है महासचिव। वो लोकसभा का महासचिव हो सकता है, राज्यसभा का महासचिव, या बारी बारी से उसको क्या निर्वाचन अधिकारी बनाया जा सकता है, या लोकसभा का हो या किसका हो, राज्यसभा का महासचिव हो। इस प्रकार इसको बनाया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आज राष्ट्रपति के हमने क्या क्या पढ़ा, राष्ट्रपति का पद पढ़ा, राष्ट्रपति पद के बारे में राष्ट्रपति की कौन कौन सी योग्यताएं हैं, अनुच्छेद 54 में योग्यताएं। बाद में राष्ट्रपति का क्या पढ़ा हमने, निर्वाचन पद्धति कौन कौन भाग लेते हैं, अनुच्छेद 54 पढ़ा। बाद में अनुच्छेद 55 पढ़ा। अनुच्छेद 55 क्या बोलता है कि कौन सी पद्धति है, तो कौन सी पद्धति है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति है, जिसमें वरीयता क्रम में वोट देते हैं। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में पढ़ा कि कौन कौन सदस्य का जो मत मूल्य कितना निकाला जाता है, मत मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है, एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार निकाला, विधानसभा की कुल जनसंख्या बटा कुल विधायकों की संख्या गुणा 1/1000। इस प्रकार से हम राजस्थान का निकालते हैं तो कौन कितना आता है, 129 आता है। और कौन सी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार इसको क्या किया गया है, फिक्स किया गया, और कब तक 2026 तक किया गया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें, और आपको कहीं कमी लगे तो आप कमेंट करके बताएं या हमें प्रोत्साहित करें। आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, ताकि हम दुगुनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाएं और आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।